कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के तहत, मतलब रजिस्टर का मतलब क्या बताया मैंने, कोई भी अप्लायंसेस ले लीजिए, फैन है, ट्यूबलाइट है, गीज़र है, बल्ब है, तो जब उनको एक इन टू इंड जब कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन। बट क्या है कि दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब घरों में जो प्रयुक्त होता है, हमारे घरों में जो प्रयुक्त हो रहा है, जितने भी अप्लायंसेस है आपके घर में, ट्यूबलाइट है, फैन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, तो इन सब को जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कॉम्बाइन क्यों किया जाता है, तो इसके दो रीज़न हम लोग देखेंगे। पहला रीज़न क्या होगा, इसका क्वेश्चन आता है, पहला रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न कि पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं, मान लीजिए कि अगर ये सीरीज में होता, सीरीज में क्या है आपके, ये बल्ब है, इसके बाद सीरीज में हमारा क्या है, तो फैन है, सीरीज में फैन है, सीरीज में और क्या लगाया, तो ट्यूबलाइट लगा दिया, सीरीज में ट्यूबलाइट लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे सीरीज में हैं। इसी तरह सीरीज में जो है टेलीविज़न सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो करंट जा रहा है, आई जा रहा है, तो इसमें क्या होती है, करंट तो डिवाइड होती नहीं है। करंट जो है डिवाइड होती है क्या, करंट डिवाइड होती है क्या, करंट तभी डिवाइड होगी जब पाथ अलग होगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पाथ अलग नहीं है, एक ही पाथ में सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया गया। अब ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो ये ग्लो हो रहा है, फैन भी जो है वो मूव करने लगा, यहाँ ट्यूबलाइट जो है वो भी ग्लो किया, टेलीविज़न भी चलने लगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे पहले कि इसमें जो है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, V1, V2, V3, V4, ये वोल्टेज डिवाइड हो गया। सेम पाथ में करंट डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो जब इसको पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सारे ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे। इसको जितना एनर्जी चाहिए नहीं मिल पा रहा, इसको जितना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है इनफ क्वांटिटी में इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट्स क्लियर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए ये कनेक्ट किया हुआ है, इसको जब हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर क्या है, बैटरी से कनेक्ट किया, करंट दौड़ रही है इसमें। जब यहां पर मान लीजिए ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है मतलब खराब हो जाती है, बल्ब आपकी खराब हो जाती है, तो उस परिस्थिति में क्या है कि बल्ब के, देखिए इस फिलामेंट से होकर करंट जा रही थी, लेकिन ये फिलामेंट ब्रेक हो गई, यहाँ से टूट गई, तो टूटने से क्या करंट उधर फ्लो होगा, करंट का फ्लो जो है वो जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो उधर नहीं करेगा। तो एक यदि अप्लायंसेस खराब होती है तो दूसरे सारे अप्लायंसेस जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। किस कॉम्बिनेशन में जोड़ने से, सीरीज में जोड़ने से। तो पहला नुकसान ये था हम लोगों को कि सेम वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था, जिसके कारण अप्लायंसेस ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे। जिसको जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिलना चाहिए, जिसको जितना करंट चाहिए उतना मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। दूसरी बात है कि अगर एक भी अप्लायंसेस कहीं भी खराब होती है, आउट ऑफ ऑर्डर होती है, तो सारे के सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे। ये दो समस्याएं आती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इस बल्ब को लिया, इसके बाद यहाँ पर फैन को लिया, इसके बाद यहाँ पर ट्यूबलाइट को लिया,
और इस तरह जो है यहाँ से वायर निकाल के और इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए 3 पाथ है, करंट इधर भी जा रहा है, करंट यहाँ भी जा रहा है और करंट इसमें भी जा रहा है। तीनों को करंट जितना चाहिए, वहाँ करंट डिवाइड हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था कि इतना है, मान लीजिए कि 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी करंट फ्लो हो रहा है आप लोग आपस में बांट लीजिए, ठीक है, जैसे बांटना है बांट लीजिए। तो जितनी चाहिए उसको उतनी करंट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इसमें क्या है, करंट जो है आगे डिवाइड हो रहा है, मतलब जो करंट निकल रहा है 10 एम्पियर तो उस 3 रास्ते से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, करंट डिवाइड हो रही है, वोल्टेज आपकी सेम हो जाएगी, वोल्टेज आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग अप्लायंसेस को क्या करते हैं, तो सीरीज में ना जोड़कर पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये भी क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, जब रेजिस्टेंस की बात की है तो रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होता है, रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होता है। जब रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, फॉर एग्जांपल जब साइकिल में ब्रेक लगता है, रेजिस्टेंस आती है, रुकावट आई ब्रेक लगने के कारण, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हीट जनरेट होती है। और हीट कब जनरेट होती है, तो हमने पढ़ा है कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में, 1-2 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन है। और वो कंडक्टर जो है, वो कंडक्टर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम है। तो इलेक्ट्रॉन या तो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर देगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के एटम से कोलाइड करेगा। इसी कोलाइजन के कारण क्या हो रही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है। तो उसी रुकावट को तो हमने रेजिस्टेंस कहा। तो इसी रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। और हीट जनरेट, जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट जनरेट करना हीटिंग इफेक्ट हो गया। इसी तरह लाइटनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू लाइट जनरेट कर रहे हैं, क्लियर है। तो हीटिंग इफेक्ट में देखेंगे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सबसे पहले हीटिंग और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है टॉपिक में, टॉपिक में हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर से यदि गुजरने दिया जाए तो वो हीट किस प्रकार प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है ये वायर, और इससे होकर जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दिया जाता है, मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन से, क्या है, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मैंने बताया था। बट करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो ऐसा नहीं 2-4 इलेक्ट्रॉन है, बहुत चौड़ा पाथ है इसमें, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे, इसको रेस्ट्रिक्शन को पार करके जाना होता है, बाधाओं को पार करके जाना होता है। वो बाधाएं क्या होती है, जब ये जा रहे होते हैं तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, उससे कोलाइड कर जाए, या फिर ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर जो इस मटेरियल से बना है, उसके पार्टिकल जो एटम है, उस एटम से वो टकरा जाए। रास्ते में इसको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, या इससे टक्कर मार के और फिर इधर जाएगा। ये तो मैंने नहीं बताया था, मैंने ये बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि वो स्ट्रेट में ही जाएगी, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं कि वाटर करंट की तरह है जो इजीली फ्लो होते चला जाएगा, कल कल बहती हुई धारा, ऐसी नहीं है। इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्शन से गुजरना हो रहा है। तो उन रेस्ट्रिक्शन से
उनकी टकराव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन का एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ कोलाइजन हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोलाइजन होती है या जब भी फ्रिक्शन होती है तो वहाँ हीट जनरेट होती है। जैसा कि साइकिल का बताया मैंने कि जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक के साथ साइकिल के पहिए की रिम की जो रगड़ाव होती है, घर्षण होती है, उससे हीट जनरेट होती है। आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो वहाँ हीट जनरेट होगी। ठंडे के समय में तो आप लोग यही करते हैं, हथेलियों को रगड़ना। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है, बाधाएं हैं, हथेलियों को जब ऐसे रगड़ रहे हैं तो वहाँ भी बाधाएं आ रही है, रेस्ट्रिक्शन आ रही है, इसलिए ये धीमे 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 रगड़ाव हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा है। तो क्या बताया गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कंडक्टर, इससे होकर जब उसको गुजरने दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाते हैं, या फिर एटम्स ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर के एटम से वो कोलाइड कर जाते हैं, जिसके कारण दिस कोलाइजन काउजेज हीट। और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस क्या वो हीट कहीं कहीं, जैसे हीट का जनरेट होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? कहीं कहीं पर तो देखिए, मशीनें अगर चल रही है, टेलीविज़न चल रहा है, एक गीज़र चल रहा है, मोटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो वहाँ पर जब हीट जनरेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उन अप्लायंसेस को कुछ समय तक बंद कर देते हैं कि हीट, हम लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हीट जनरेट हो रही है तो वो अप्लायंस डैमेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ अप्लायंसेस के लिए हम लोगों को हीट ज़रूरी हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होती है, हम लोग किस पर्पज़ से उसका यूज़ कर रहे हैं? कपड़ों को आयरन करने के लिए, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, तो उसके लिए तो हीट ज़रूरी है। तो आयरन है तो उसको हीट करना होगा, तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए ज़रूरी हो गया, वो नेसेसरी है। आपके रूम हीटर किस लिए, रूम हीटर नाम से ही पता चल रहा है, उसमें उसको भी हीट करना है। घर में गीज़र है तो गीज़र में भी जो है इसी फिनोमिना का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अप्लायंसेस में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में लिख सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। यहाँ तक कि विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वहाँ पर भी तो वही फिनोमिना यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या पढ़नी है, तो जूल्स लॉ पढ़नी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और एनर्जी। एनर्जी का मतलब यहाँ पर वर्क डन भी हो गया, वर्क डन। इसका एक फॉर्मूला दिया है कि हीट जो है, हीट यानी एनर्जी यानी वर्क, ये जो है I² RT, ये इसका फॉर्मूला है। क्या बता रहा है इसके तहत, इसमें क्या बताया जा रहा है हम लोगों को कि जो हीट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तहत बताया कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, हीट जो जनरेट हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसका है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी अप्लायंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ में रेजिस्टेंस और टाइम की भी बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने करंट में भी पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन करंट, तो वहाँ पर टाइम का महत्व होता है, टाइम को देखा जाता है। तो यही इसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या एनर्जी है। ठीक है, इसको डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो एनर्जी और हीट या वर्क और एनर्जी जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है।
क्लास 9 में अपने देखा। इज क्या है, इज डायरेक्टली, जो हीट जनरेट हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, टू 1 नंबर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट साथ में रेजिस्टेंस जो होगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कितने समय के लिए करंट फ्लो हुआ, टाइम पीरियड। ठीक है, इसी चीज को दिखाया गया और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या है कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि इस फॉर्मूला को जो है प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस वर्क का काम कहाँ किया था हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोगों को याद होगी, वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था V इक्वल टू क्या था, W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू मतलब किसी चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ उसी फॉर्मूला से इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। किस प्रकार करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है हमने, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहाँ से जो है W का फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि ये हीट जो है वो इंटरकनेक्ट है ना, वही तो है हमारा हीट क्या है, मैंने काम करने की क्षमता, एनर्जी ही है वो। तो यहाँ से W यदि निकाला जाए तो W का फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू। इस फॉर्मूला को लाना है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर I का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन टी, Q अपॉन टी याद होगा आप लोगों को। अब यहाँ से Q यदि निकालते हैं तो Q के लिए फॉर्मूला बन जाता है I इंटू टी, Q के लिए फॉर्मूला बन जाता है I इंटू टी। यदि हम इस Q को यहाँ पर Q के जगह वो रख दे I इंटू टी, क्या बनेगा, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब फिर एक फॉर्मूला ओम्स लॉ के तहत हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। अब यहाँ पर इस V का यूज़ यदि हम लोग यहाँ पर कर ले, V का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, तो V का वैल्यू है I इंटू आर और यहाँ पहले से I बैठा हुआ है और T बैठा हुआ है, तो I दो हो गया, I स्क्वायर आर टी अपने जगह पर, I स्क्वायर आर टी। ये W का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब हीट, आया फॉर्मूला, फॉर्मूला प्रूफ हो गया जूल्स लॉ का। अब इसके तहत हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार कहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे बल्ब में टंगस्टन का यूज़ हो रहा है वो भी देखते हैं हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन किसका, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का किस प्रकार यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है, आप लोग देखे होंगे पहले के समय में जो बल्ब ज़्यादातर यूज़ होता था, ज़्यादातर जो बल्ब यूज़ होता था उसमें इस तरह का एक फिलामेंट लगा होता था,
फिलामेंट इस तरह का होता था। ठीक है, ये बल्ब जो है, ये फिलामेंट जब हॉट होता था, गर्म हुआ तो इससे क्या हुआ, ग्लो होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक फ्यूज, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं हम लोग कि फिलामेंट क्या है। फिलामेंट क्या है, तो ये जो फिलामेंट है, जो स्प्रिंग लाइक फिलामेंट देख रहे हैं इस तरह की होती है, ये टंगस्टन है। टंगस्टन है ये। टंगस्टन क्या है, एक प्योर मेटल है। टंगस्टन एक प्योर मेटल है। तो क्या प्योर मेटल है तो रेजिस्टेंस होगी, बाधाएं होंगी। इसकी एक खूबी है, ये प्योर मेटल है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, माने इतने टेम्परेचर पर ये पिघलती है या गलती है। तो स्वाभाविक है जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक है तो ये हीट को कैप्चर करके रखेगा। हीट को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इस टंगस्टन में, माने इस फिलामेंट में, ये हीट को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, उसको कैच करके रखेगा, माने और हीट होने देंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ना बहुत अधिक है। मेल्टिंग पॉइंट इतना डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ही ये मेल्ट होगा, तो तब तक वो हीट को समेटते रहेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से जो है लाइट ग्लो होने लगेगा। प्योर मेटल, टंगस्टन प्योर मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी जो है वो वेरी हाई, हम लोग बोल सकते हैं वेरी हाई है। ये एक रीजन है, क्वेश्चन भी देगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट में टंगस्टन का ही यूज क्यों होता है। दैट इज बिकॉज इट इज प्योर मेटल एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट, ये वाला याद रख सकेंगे तो बेटर है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण जो है, यानी यहां पर भी हीट का यूज हुआ। हीट किस लिए यूज हुआ, बल्ब को ग्लो कराने के लिए, ये ग्लो हुआ। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो सिंबल है हम लोग इस तरह बना सकते हैं, सिंबल को इस तरह बना सकते हैं। यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जब फ्लो हो रहा है तो ये जो फ्यूज है इसका क्या काम है, क्या इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी होगी, क्या इसकी अधिक होना जरूरी है, नहीं, ये लो होना जरूरी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। कारण क्या है कि मान लीजिए कभी ओवरलोड में, यानी करंट जो आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है ये ओवरलोड माने बहुत क्वांटिटी में आ रही है, जितनी रिक्वायर है उससे अधिक क्वांटिटी में आ रही है करंट। तो उस परिस्थिति में इससे जुड़ा हुआ जितने भी अप्लायंसेस होंगे, जितने भी अप्लायंसेस हैं, सारे के सारे जल जाएंगे, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। कौन, यानी ये फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग। सेफ्टी डिवाइस है, ये जो है सर्किट को और सर्किट में लगे हुए अप्लायंसेस को बचाता है जब ओवरलोड में अधिक क्वांटिटी में करंट इससे होकर गुजरता है। तो ये जो पदार्थ है, ये जो वायर है, फ्यूज वायर, ये जो फ्यूज वायर है, ये क्या है, एक तरह का अलॉय है। ये क्या है, अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेटल्स जो है आपस में मिलते हैं तो मिल के अलॉय बनते हैं। और अलॉय जब है तो अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। स्वाभाविक है हीट जनरेट होगा, लेकिन ये किस चीज से बना है, तो ये बना हुआ है एल्युमिनियम से। ठीक है, ये बना हुआ है टीन से, और भी ऐसे हैं हम लोग जिसका यूज, मैंने ये अलॉय को बनाने में जिनका यूज हुआ है, तो एल्युमिनियम भी हो सकता है, टीन भी हो सकता है, निकेल भी है साथ में, निकेल।
ये सारे मिला के जब अलॉय बनाया, इस अलॉय का फ्यूज वायर बना, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट वो हो जाएगी लो, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगी। मतलब फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट लो, लो का मतलब क्या है, अधिक हीट होगा, अधिक हीट होने से तुरंत मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और इस पाथ को ब्रेक कर देगा, करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। क्लियर हो गया? ये करंट को आगे नहीं बढ़ेगा। जब ओवरलोड में अधिक क्वांटिटी में करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो आपके अप्लायंसेस क्या है, सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित। यानी ऐसी नहीं कि खराब नहीं होगी, क्योंकि करंट जब आ रहा होता है तो एक झटके में वो आगे बढ़ता है। तो अगर कुछ क्वांटिटी में करंट आगे बढ़ गया तो एक दो अप्लायंसेस तो खराब हो सकते हैं। 99% चांस है कि बच जाएंगे, 1% चांस है कि वो खराब हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, घरों में आग लग जाए, बहुत बड़ी बड़ी घटना भी हो सकती है अगर इस सेफ्टी डिवाइस का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब ओवरलोड में करंट आ रही है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये तुरंत गर्म हो जाती है और गर्म होके मेल्ट हो जाती है, करंट के रास्ते को ब्रेक कर देती है, करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये इसलिए इसी एप्लीकेशन किसका है, हीटिंग इफेक्ट का। तीसरा क्या है, आयरन। क्या इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए? अगर लो होगा तो आयरन को जैसे ही लगाएंगे, कपड़े को इस्त्री कर रहे होंगे, तब तक क्या होगा, वो हीट होगा, हीट होके क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक होगा तो आयरन का कोई फायदा नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस परिस्थिति में यहाँ पर हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज़ कर लेते हैं, नाइक्रोम वायर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाइक्रोम ये भी जो है अलॉय है, और अलॉय होने के साथ इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी हाई है, माने बहुत अधिक टेम्परेचर होने पर ही ये मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो जब जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ जैसे टंगस्टन का देखा था ना, तो जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो अधिक से अधिक हीट को अपने पास रिजर्व रख सकता है, वो अपने पास होल्ड करके रख सकता है। तो ये क्या करेगा, नाइक्रोम वायर जो फिलामेंट लगा हुआ आयरन में, गीजर में, उस फिलामेंट में जो नाइक्रोम वायर है वो मेल्ट नहीं होगा, करंट जा रही है, वो हीट हो रहा है, और तब तक होगा जब तक उसकी कैपेसिटी होगी, तब तक वो हीट होते रहेगा। मतलब अगर अलॉय लिया है, नाइक्रोम लिया है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो बहुत अधिक होगी। रेजिस्टिविटी अधिक होना मतलब रेजिस्टेंस अधिक, बाधाएं अधिक, हीट स्वाभाविक है कि जनरेट होगी, और जनरेट होगी तो यह हीटिंग एलिमेंट जो है हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि पावर का मतलब, कहीं कहीं हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि हम मेरा इतना पावर है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो पावर अलग है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में हम लोगों को पावर के बारे में जानना है। तो जब हमने वर्क के बारे में देखा, तो वर्क जो हम कर रहे हैं, वर्क जिस काम को कर रहे हैं, तो उसकी एक रेट होती है कि हम किस दर से काम को कर रहे हैं। मतलब मैंने 1 सेकंड में कितना काम किया, मैंने 1 मिनट में कितना काम किया, मैंने 1 घंटे में कितना काम किया, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ वर्क का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि यदि एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो वहाँ वर्क करनी होती है, वर्क हो रही है ना। तो उसी प्रकार यहाँ वर्क, और मैंने बताया था एनर्जी क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है, संबंध है उसका। तो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, हम लोग घरों में फैन का यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं, हीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो वह एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वह एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, क्योंकि आगे हम लोगों को कॉमर्शियल यूनिट भी जानना है। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, जहाँ खरीद बिक्री होती है, बिजली की खरीद बिक्री हो रही है ना, करंट की खरीद बिक्री हो रही है, तो उसके लिए जब खरीद बिक्री हो रही है तो उसका एक यूनिट चाहिए होगा
कि किस रेट से उसका हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हम लोगों को जो है पावर को पढ़ना है। तो देखते हैं कि पावर का पहले डिफाइन कर लेते हैं और उसके लिए कौन कौन से सूत्र बाहर निकल कर आते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। पावर का जब संबंध एनर्जी से है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, तो वह एनर्जी जो जिसको माने करंट जब फ्लो कर रहा है तो करंट को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए जो हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं, जिस काम को करते हैं, वर्क डन टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ, किसका कंटिन्यू फ्लो, तो कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन फॉर कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट में कंटिन्यू करंट फ्लो होता रहे, उसके लिए जो काम करना होता है उसी काम को तो कहते हैं हम लोग क्या, एनर्जी। ऐसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो यहां पर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, एसआई यूनिट जूल। यहां तक समझ में आया। अब इस काम करने की जो क्षमता है, जो काम किया जा रहा है, उसको टाइम से हम लोग टाइम के संदर्भ में देखते हैं कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना काम करना हो रहा है। ठीक है, तो पावर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन सा वर्क, ये वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क फॉर कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। रेट का मतलब यहां पर टाइम से इसको संबंध दिखाते हैं। डूइंग वर्क इन फॉर फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अब क्या निकालने हम लोग, पावर, इसको डिनोट करेंगे P से। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वाट, W से भी लिख सकते हैं। पावर वर्क अपॉन टाइम, ये है, या फिर इसको एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क एंड एनर्जी इंटर रिलेटेड है, बताया मैंने। अब पावर के लिए ऐसा यूनिट W, वाट का यूज कर रहे हैं, वाट। ठीक है, वर्क यानी एनर्जी को हम लोग क्या में दिखाते हैं, जूल, टाइम को सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जूल वर्क किया गया, 1 सेकेंड में कितना जूल काम किया गया, दैट इज नोन एज पावर। फॉर्मूला क्या है, P। यहां से बहुत सारे फॉर्मूला निकलेंगे। पहले एक तो निकल गया P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू एनर्जी अपॉन T। ठीक है, अब ये W के संदर्भ में देखेंगे तो W हमने कहाँ यूज किया था, याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस में। जब V निकाला गया था, इस फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं, V निकाला गया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखा गया था W अपॉन Q, मतलब चार्ज पर कितना काम किया गया।
अब यहाँ से यदि हम लोग W का एक फॉर्मूला ले लेते हैं, W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। फॉर्मूला देखते जाएंगे, सब एक एक फार्मूला बन रहा है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब हम लोग इस फॉर्मूला को उतारते हैं, P इक्वल टू W बाई टी, और W के जगह V इंटू क्यू बाई टी पुट कर दिया। ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, P इक्वल टू W बाई टी और W का वैल्यू V इंटू क्यू। अब ये आपको पता है Q बाई टी कहाँ यूज हुआ था, I के लिए, I इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला था ना हम लोग का, I इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बन गया फॉर्मूला एक, तो ये भी फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला 1, पावर का फॉर्मूला 2, पावर का फॉर्मूला 3, पावर का फॉर्मूला 4। अब इस पावर का फॉर्मूला को हम लोग इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, V और I का वैल्यू चेंज करते हैं। V और I, यहाँ पर जो फॉर्मूला है V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, IR, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एक बार जब हम लोग V का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और जब I का चेंज करेंगे तो हो जाएगा V बाई R। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग V इक्वल टू IR रखते हैं, V का वैल्यू IR रखते हैं, तो फॉर्मूला निकल कर क्या आता है, V का वैल्यू IR रख दे तो P इक्वल टू V का वैल्यू IR, तो I 2 हो गया ना, I स्क्वायर इंटू R। या आप लिख भी सकते हैं, एक लाइन दिखा सकते हैं कि P इक्वल टू V का वैल्यू IR, और पहले से वहाँ I है इसलिए दोनों मिलकर क्या बना, I स्क्वायर R। अब I का वैल्यू चेंज करते हैं, तो I का वैल्यू क्या है, V बाई आर, I का वैल्यू V बाई आर, यहाँ पर रख लेते हैं I इक्वल टू V बाई आर। तो V को रहने देंगे, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, P इक्वल टू V को रहने देंगे V, और I का वैल्यू V इंटू आर, V बाई आर। तो V इंटू V क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर, माने एक फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आया, P इक्वल टू, P का फॉर्मूला एक क्या निकल कर आया, तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, एक फॉर्मूला ये हो गया। कितने सारे फॉर्मूला, सब फॉर्मूला प्रूफ करके हम लोग, ये क्या है, इस तरह का बनाने से आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगी, क्योंकि सवाल बहुत तरह से, न्यूमेरिकल सवाल मैं इसके बाद बताऊंगा कि इस चैप्टर के अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे कि इन सभी फॉर्मूला का जो मैंने अलग अलग दिखाया कि ये फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को बनाया जा सकता है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ उनमें हो रहा है जरूरत, क्योंकि सब फॉर्मूला एक दूसरे से इंटर रिलेटेड वहाँ पर हो रही है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो आई थिंक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहे हैं, अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके लिए बिजली विभाग, बिजली डिपार्टमेंट जो है हमसे कुछ चार्ज करती है, पर यूनिट चार्ज कि एक यूनिट का 6 रुपया 7 रुपया कुछ ऐसा चार्जेस होगी, वो चार्जेस लेती है, क्योंकि हम लोग उससे बिजली खरीद रहे होते हैं। तो ये जो चार्जेस लेती है, इसीलिए हम लोगों को पढ़ना है कॉमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी में जो है कॉमर्शियल यूनिट को जानना है। तो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या बताया मैंने, कि वह यूनिट जिस पर बिजली, यहाँ पर बिजली के संदर्भ में है, तो जिस पर बिजली खरीदी जा रही है या बेची जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी, इसको हम लोग जूल में लिखते हैं। ये तो ऐसा यूनिट हो गया, जूल में लिखते हैं। लेकिन इसको जब किलोवाट आवर, मतलब के छोटा WH, किलोवाट आवर में लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, 1 यूनिट।
क्या हुआ, 1 वाट मैंने बताया ना पावर, कि यदि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो गया। 1 सेकेंड में 1 जूल काम किया गया, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम की गई, तो 1 वाट। तो 1 वाट का मतलब यहाँ किलोवाट में, किलो का मतलब क्या हो गया 1000 वाट, एक वाट करके 1000 वाट। और वो टाइम आ गया क्या, सेकेंड से आवर, कि यदि 1 घंटे में 1000 वाट, 1 घंटे में 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कंज्यूम किया गया, तो उसको बोलेंगे किलोवाट आवर, kWh, इसी को कहेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल यूनिट हम लोगों को समझ में आ गई कि क्या है। तो अब साथ में इसको यदि हम लोगों को लिखना है कि जूल में कितना होगा, तो जूल में भी लिख देना है हम लोगों को। जैसे 3.6 इंटू 10⁶ जूल अगर लिखे तो भी हमारा हो जाएगा। लेकिन बट आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसी में हम लोगों को, जैसे मान लीजिए घर में 10 kWh इतना खपत हो रहा है, मतलब 10 यूनिट, 1 यूनिट का रेट कितना है 3.5 रुपया, तो 3.5 करके कितना हो गया 35 रुपया आपका बिल आएगा। ये खरीद बिक्री के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आराम से ही, जहाँ से करंट का स्टडी किया था, चार्ज का स्टडी किया था, वहाँ से सारे फॉर्मूला। सबसे पहले मैं बताया था कि लास्ट में मैं फॉर्मूला का एक चार्ट दूंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वो सॉल्व करने के लिए होंगे या फिर MCQ में भी दे सकते हैं।